Hello everyone. In this unit, we are going to study Unit 1 of Personal Finance Planning. So let us start. सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जैसा कि नाम हमें यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, अपने फाइनेंस को अगर हम प्लान करते हैं दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट। ये बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है और बहुत ही एसेंशियल होता है फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, क्योंकि हर एक इंसान जो भी अपने मनी को किसी भी गोल के लिए यूज करना चाहता है उसको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। फॉर ऑलमोस्ट एवरी डिसीजन, कोई भी अगर वो डिसीजन ले रहा है उसमें अगर फाइनेंस या फिर मनी रिलेटेड है तो उसको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट। दिस डिसीजन कुड बी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट। हो सकता है हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कोई इवेंट, कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या फिर हम अपनी हायर स्टडीज के लिए प्लान कर रहे हैं, कोई घर खरीदना है, लैंड खरीदना है, कोई डेली हाउस होल्ड का खर्चा हमें निकालना है। तो बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिए हम प्लान करते हैं और हमारी लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज भी हो सकती है। हो सकता है कि हम बीमार हो जाए और एकदम से बड़ा खर्चा आ जाए, राइट। हो सकता है हमें इंजरी हो जाए, तो कोई भी ऐसी चीजें हो सकती है, अनसर्टेनिटी हो सकती है जो लाइफ में आ सकती है। उसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, राइट। दस, टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स हमें, अगर हमारे कोई फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अगर हमें अचीव करना है तो हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसकी, फाइनेंशियल प्लानिंग की और मैनेजमेंट की, कि हमें फाइनेंस को कैसे प्लान करके चलना है एंड अपने मनी को कैसे मैनेज करना है। सो इट इज एडवाइजेबल टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। हमें जितना जल्दी हो सके अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को करना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटीज हमें नहीं पता कभी भी आ सकती हैं, राइट। ओनली द वन कैन गेट what he or she wanted in life. Every individual is required to understand the need and importance to manage his finance. So the next topic is financial planning strategy. So अगर हम financial planning करते हैं तो हमारे पास कुछ strategies होती है, right? सबसे पहली strategy है risk management करना, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे रिस्क होते हैं तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट। हमें कैसे रिस्क को कम करना है, मिनिमाइज करना है, दैट इज कॉल्ड द रिस्क मैनेजमेंट, राइट। सेकेंड इज प्रॉपर एसेट एलोकेशन। अब अगर हम अपने पैसे को कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, अगर हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम अपना एसेट एलोकेट कहाँ कर रहे हैं, राइट। हम कहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, क्या हम म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा रहे हैं, या हम इक्विटी में पैसे लगा रहे हैं, या फिर हम डिबेंचर्स में पैसे लगा रहे हैं, बॉन्ड्स में पैसे लगा रहे हैं, या फिर हम मनी मार्केट में पैसे लगा रहे हैं। कहाँ पे हमें अपना एसेट एलोकेट करना है और कैसे, क्योंकि इन सब में तो रिस्क होता ही होता है। कैसे हमें अपने रिस्क को मैनेज करना है, कैसे हमें मैक्सिमम रिटर्न जो है वो हमें यहाँ से अर्न करना है, राइट। थर्डली, टैक्स कंसिडरेशन, बिकॉज हम अगर इनकम अर्न करते हैं तो हमें यहाँ पे टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं, राइट। उसके लिए हमें टैक्स लॉज जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास क्या गवर्नमेंट एग्जेम्पशंस देती है, राइट, हमें क्या क्या डिडक्शंस मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो टैक्स की कंसिडरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम अपने फाइनेंस को प्लान कर रहे हैं। लास्टली, एस्टेट प्लानिंग। एस्टेट प्लानिंग का मतलब होता है कोई भी हमारा एस्टेट है, हमारे पास लैंड है, उसकी कैसे हमें प्लानिंग करनी है, हमारे हायर्स कौन होंगे, हमें किसको आगे जाके वो प्रॉपर्टी देनी है। तो ये एस्टेट प्लानिंग के बारे में हम आगे की यूनिट्स में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल गोल्स। हमें लाइफ में हमारे पास बहुत सारे गोल्स होते हैं, राइट। दैट इज हमें क्या अचीव करना है, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर हम गोल्स की बात करें तो हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म, सेकंड इज मीडियम टर्म एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म, राइट। तो शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से होते हैं? शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे वो गोल्स होते हैं जो विद इन अ ईयर हमें करने हैं, राइट। विद इन अ ईयर हम कह सकते हैं, या विद इन 6 मंथ्स जो हमें पूरे करने हैं। लेट्स सपोज, मुझे एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको, मुझे खरीदना है एक फर्नीचर, लेट्स सपोज, राइट। मुझे फर्नीचर खरीदना है
या मुझे कोई एक छोटी सी चीज खरीदनी है, कुछ भी चीज खरीदनी है, वो शॉर्ट टर्म के लिए मेरा एक्सपेंस हो सकता है, तो वो मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे एक फर्नीचर खरीदना है, मुझे उसके लिए पैसे इकट्ठे करके रखने हैं। मीडियम टर्म के लिए अगर हम बात करें तो मीडियम टर्म गोल्स जो होते हैं वो 3 to 5 years की कैटेगरी में आते हैं, राइट। 3 to 5 years में मुझे क्या अचीव करना है, क्या खरीदना है। एंड लॉन्ग टर्म में बेसिकली हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग भी आ जाती है, ठीक है, रिटायरमेंट प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। सो हमारी जो फाइनेंस की प्लानिंग है, जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले तो हमें एस्टैब्लिश करने होते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स, कि हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स, हमारे मीडियम टर्म, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, हमें क्या अचीव करना है, राइट। सेकेंड इज कंसिडर द करंट फाइनेंशियल पोजीशन। अब हमें अपनी करंटली जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी तो देखनी पड़ेगी कि करंटली हमारी सेविंग्स कितनी है, करंटली हमारी इनकम कितनी है, और हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। थर्ड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द ऑल्टरनेटिव प्लान्स। तो हम यहाँ पे अपने प्लान्स बनाएंगे कि हमारा एक प्लान ए है कि हमें ऐसे करके चलना है, अपने फाइनेंसेस को प्लान करना है। हम एक प्लान बी बनाएंगे, तो ऐसे हम एक मेन प्लान बनाते हैं और कुछ एक ऑल्टरनेटिव प्लान बनाते हैं और उनको इवैल्यूएट करते हैं कि ये वाला प्लान ज्यादा बेटर है या ये वाला प्लान ज्यादा बेटर है, राइट। फोर्थली हम सिलेक्ट करते हैं उन प्लान्स में से कि प्लान बी ज्यादा बेटर है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट, क्योंकि ये हमारे लिए बेस्ट प्लान है। लास्टली हम उस प्लान को मॉनिटर एंड रिव्यू करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर हम अपने प्लान को सिलेक्ट करके मॉनिटर ना करें, राइट, तो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से नहीं हो पाती है। हमें उस प्लान को हर 6 महीने में रिव्यू करना इंपॉर्टेंट होता है। अब हो सकता है कोई हर 3 महीने में रिव्यू कर रहा है, क्यों होता है ये, क्योंकि हमारी हो सकता है कोई इनकम में चेंज आ रहा है या किसी भी और चीज में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे मॉनिटर एंड रिव्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है बजटिंग। बजटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे पहले हम देखते हैं बजट क्या होता है। तो जो एक बजट होता है एक तरीके का फोरकास्ट होता है ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, कि हमारे फ्यूचर में इतने कैश इनफ्लोज होंगे, यहाँ से कैश आएगा और हमारे ये खर्चे होंगे। बेसिकली कैश इनफ्लोज होती है हमारी इनकम एंड आउटफ्लोज होते हैं हमारे एक्सपेंडिचर्स, राइट। जो मेन पार्ट्स होते हैं बजट के वो क्या होते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस एंड सेविंग। सेविंग्स कैसे निकलती है हमारी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से, राइट। नेक्स्ट है बजटिंग। अब बजटिंग क्या होती है, बजट बनाने का प्रोसेस इज बजटिंग। बेसिकली ये क्रिटिकल कंपोनेंट होता है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे ना कि हमें फ्यूचर में हमारे पास यहाँ से इनकम आएगी, ये हमारे खर्चे होंगे, इतनी हमारी सेविंग्स होगी। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग को करने के लिए। यहाँ पे होता क्या है बजटिंग में, हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, टू इंश्योर कि जो भी हमारी इंडिविजुअल है या कंपनी है, इट इज लिविंग विद इन देयर मीन्स। हो सकता है कि हमारी इनकम इतनी नहीं आ रही बट हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, राइट, लोन पे खर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा आजकल होता है। तो हमें यहाँ पे बजटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे माइंड में क्लियर रहे कि हमारी इतनी इनकम है और हमें इतने में ही अपना एक्सपेंडिचर कवर करना है, राइट। तो बजटिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम अपनी इनकम डिटरमाइन करेंगे कि हमारी इनकम क्या है। अब ये जो इनकम है, ये इनकम सैलरी से आ सकती है हमारी, हो सकता है हमारी रेंटल इनकम हमें मिल रही है, हो सकता है इन्वेस्टमेंट हमने कहीं करी हुई है तो उससे हमें हो सकता है डिविडेंड मिल रहा है, या फिर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये सारी हमारी इनकम का पार्ट होता है। सेकंड हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारे डेली एक्सपेंसेस होते हैं, वो वाले एक्सपेंसेस, राइट। थर्ड प्रायोरिटाइज एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। लेट अस सपोज कि हमने कहीं से पैसे उधार पे लिए हैं, लोन पे लिए हैं, तो हमें उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना है या फिर हमें रेंट की पेमेंट करनी है। तो ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें प्रायोरिटाइज करने होते हैं, राइट। फोर्थ इज एलोकेट द फंड्स। हमें अपने जो फंड्स हैं उनको एलोकेट करना होता है कि हम अपने जो इनकम है वो कैसे यूज करेंगे, हम अपनी इनकम इन्वेस्टमेंट में कैसे यूज करेंगे, कितनी हम सेविंग्स करने वाले हैं, कैसे हमें अपने खर्चे कवर करने हैं। तो ये सारी चीजें हम एलोकेट कर देंगे। लास्टली मॉनिटर एंड रिव्यू। जैसा कि हमने फाइनेंशियल प्लानिंग में भी देखा था स्टेप्स में,
मॉनिटर एंड रिव्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग। अभी हम बजटिंग कर क्यों रहे हैं, हम क्यों ट्रैक कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस, क्यों ट्रैक कर रहे हैं इनकम। सबसे पहली बात तो हम अवॉइड करेंगे ओवर स्पेंडिंग। जितनी हमारी इनकम है हम उतने ही मीन्स में रहेंगे। वी विल बी लिविंग विद इन आवर मीन्स, मतलब जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो, वो वाला फ्रेज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ओवर स्पेंडिंग यहाँ पे नहीं करनी है। हमें पता है कि हमारी इतनी इनकम है, यहाँ से हमारी इनकम आती है, इतने हमारे खर्चे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। लास्टली हमें इम्पल्स बाइंग नहीं करनी है, राइट। हमें फालतू के खर्चे नहीं करने हैं, बिल्कुल सोचे बिना सोचे समझे कुछ चीज नहीं खरीदनी है। सेकेंड इज एनकरेजेस सेविंग्स। अगर हमें पता होगा कि हमारी इतनी इनकम है, इतने एक्सपेंसेस हैं, तो हम आराम से अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ट्रैक मनी। सो ट्रैक मनी मतलब अपने मनी को ट्रैक कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंडिचर है, पूरा अपना बजटरी स्टेटमेंट बना के इतने इनकम इतने एक्सपेंसेस। एंड लास्टली हम किसी भी अनसर्टेनिटी को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, राइट। हो सकता है कि हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए या हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, तो अचानक वाले जो खर्चे होते हैं वो कहाँ से कवर होंगे, वो कवर होंगे हमारी सेविंग्स में से, अगर हम सेविंग्स अच्छे से करेंगे, राइट। तो ये होती है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी टूडे इज मोर देन दैट इन द फ्यूचर। अगर आज मेरे पास 100 रुपीज है, तो क्या 5 साल बाद 5 years लेटर भी इस 100 की वैल्यू 100 ही रहेगी? नहीं, इस 100 की वैल्यू हो सकता है कि 120 तक पहुंच जाए। अब ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। जो महंगाई है हमारी इकोनॉमी में, उसकी वजह से ये होता है। तो जो मनी की वैल्यू है वो ओवर द टाइम चेंज होती रहती है, राइट। जो आज का मनी है उसकी वैल्यू ज्यादा है दैन इन द फ्यूचर, क्योंकि आज ये 100 रुपीज है मेरे पास। अगर मुझे कोई बोले मैं 5 साल बाद तुम्हें ये 100 रुपीज दे दूंगा, तो आज वाले मनी की वैल्यू मेरे पास ज्यादा है, आज वाली मनी की वैल्यू ज्यादा होगी। हो सकता है इस 100 रुपीज की वैल्यू घट के 95 हो जाए, ठीक है। प्रेजेंट कंजम्पशन इज वैल्यूड मोर ड्यू टू अनसर्टेन फ्यूचर। अब मैं बोलूंगी नहीं भाई, मुझे तो अभी 100 रुपीज दे दो तुम, मुझे क्या पता कि तुम 5 साल बाद मुझे मिलो या ना मिलो, ठीक है। तो क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है और हो सकता है कि इस 100 रुपीज को मैं आगे इन्वेस्ट करके 110 बना दूं, अपॉर्चुनिटी है मेरे पास री इन्वेस्टमेंट की, तो हम प्रेजेंट कंजम्पशन को ज्यादा यहाँ पे वैल्यू देते हैं, राइट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्या इंपॉर्टेंस है, हम यहाँ पे बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं, राइट। हो सकता है कि कंपनी है कोई, उसको कोई मशीनरी परचेज करनी है या किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो दो मशीनरी है, मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। तो यहाँ पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के थ्रू देख सकते हैं कि बेटर इन्वेस्टमेंट किस में होगी, आगे जाके वैल्यू किसकी कितनी होने वाली है, राइट। नेक्स्ट वी कैन कंपेयर द वैल्यू ऑफ मनी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। हो सकता है मेरा 5 साल बाद या 10 साल बाद कितनी वैल्यू होगी इस मनी की, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की, हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, और उससे हम इजीली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजफुल इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हमें अपने मनी को प्लान करना है, हमें फाइनेंस प्लान करना है अपना, तो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट जो है हमारा यहाँ पे काम आता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज द फॉलोइंग आर सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि हमें ध्यान में रखना है और जो हमें पता होना चाहिए, राइट। सबसे पहली बात तो है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है जो अभी मेरे पास पैसे हैं उसकी कितनी वैल्यू है। द प्रेजेंट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इन टूडेज डॉलर्स या फिर रुपीज, ठीक है। जो फ्यूचर का मेरे पास 110 रुपीज होंगे उसकी अभी कितनी वैल्यू चल रही है, अगर मुझे वो जानना है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। या फिर मेरे पास अभी सपोज 100 रुपीज है और मैं मुझे उसको इन्वेस्ट करना है, तो फ्यूचर वैल्यू उसकी कितनी होगी, तो उसको जानना है अगर मुझे, तो वो दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर वैल्यू। थर्ड इज द इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स वो रेट्स होते हैं जिसपे लेंडर्स हमें लोन देते हैं, राइट। मैंने अगर 1 लाख का लोन लिया है और एट द रेट 5% लेट सपोज, तो ये जो 5% है दैट इज द इंटरेस्ट रेट। मुझे ये पे करना पड़ेगा किसको, जिससे मैंने पैसे बोरो करे हैं, जो कि लेंडर है,
ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एक ऐसा रेट होता है, वो एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि लेंडर्स चार्ज करते हैं बोरोवर से फॉर द यूज ऑफ देयर मनी। लास्टली इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इट इज द रेट एट विच द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज ओवर टाइम। ओवर द टाइम जो हमारे पास हमारे आसपास गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसका जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, राइट। नेक्स्ट इज द टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो दो टेक्निक्स बेसिकली यहाँ पे होती है, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। अभी हमने पढ़ा प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है, राइट। तो कंपाउंडिंग क्या होता है? अगर आज मेरे पास 100 रुपीज है, 5% के इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल बाद अगर मुझे निकालनी है वैल्यू उसकी कितनी होगी, ठीक है। मुझे प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 100 रुपीज, मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो उस टेक्निक को कहते हैं हम कंपाउंडिंग। प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालना। और डिस्काउंटिंग क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू से मुझे अगर निकालना है प्रेजेंट वैल्यू को, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग्स। सेविंग्स क्या होता है? सेविंग्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपना मनी सेट असाइड करते हैं किसी भी फ्यूचर यूज के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का, क्योंकि हमें इससे अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव होते हैं, राइट। बेनिफिट्स क्या होते हैं? हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, हम सिक्योर फील करते हैं, कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए तो हम उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल गोल्स। हम फाइनेंशियल गोल्स को इससे अचीव कर सकते हैं, जो भी हमने अपने गोल सेट करे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तो हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। अर्निंग इंटरेस्ट। हो सकता है हम सेविंग को इन्वेस्ट कर दे कहीं पे, हो सकता है बैंक में अपने सेविंग्स रख दे, या फिर हम हो सकता है किसी चीज में इन्वेस्ट कर दे, इक्विटी या डिबेंचर्स या म्यूचुअल फंड्स में, तो उससे हमें इंटरेस्ट मिल सकता है, राइट। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग डेट। अगर हम सेविंग करके रखेंगे तो हम डेट से बचेंगे। और लास्टली हमें पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अगर हमारे पास डेट नहीं होगा तो हम आराम से शांति से रह पाएंगे ना कि हम डेट फ्री हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सो स्पेंडिंग मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली पहले ये समझते हैं। स्पेंडिंग मैनेजमेंट होता है कि जो हम खर्चा कर रहे हैं, जो भी हमारी स्पेंडिंग है उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है? हम अपने खर्चे को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे डिसिप्लिन वे में अपने खर्चे जो हैं वो रख रहे हैं, कैसे डिसिप्लिन वे में बजटिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सो मैनेजिंग स्पेंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन आर एसेंशियल फॉर अचीविंग दी फाइनेंशियल गोल्स। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल गोल्स हमारे होते हैं वो हर किसी के होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसके फाइनेंशियल गोल्स ना होते हो। तो जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमें अपनी स्पेंडिंग को अच्छे से मैनेज करना है एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करना है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है? इट इज एन एबिलिटी टू कंट्रोल योर स्पेंडिंग हैबिट्स एंड मेक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल डिसीजंस, राइट। नेक्स्ट इज द स्टेप्स इन स्पेंडिंग मैनेजमेंट। अब हमने ये तो देख लिया कि स्पेंडिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, हमारे जितने भी खर्चे होते हैं हमें उसको मैनेज करना है। तो ये है हमारे स्टेप्स कि हम कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है बजट के साथ। तो बजट क्या होता है? बेसिकली एक स्टेटमेंट जिसमें हम फोरकास्ट कर दे कि हमारे इतने इनकम होगी, इतने एक्सपेंसेस होंगे, राइट। नेक्स्ट हम गोल सेट करेंगे कि अच्छा ठीक है हमारे इतनी इनकम है, इतने एक्सपेंसेस है, तो हमारे गोल्स क्या है, हमें क्या, सपोज हमें फर्नीचर खरीदना है या वेकेशन पे जाना है या मैरिज प्लान करनी है या फिर रिटायरमेंट प्लान कर रहा है, हमारा गोल्स क्या है, राइट। थर्ड इज ट्रैक स्पेंडिंग। अपनी जो हमारे एक्सपेंडिचर्स है हमें उसको ट्रैक करना है। फोर्थ, हमें ऑटोमेट करनी पड़ेगी अपनी सेविंग्स। अब यहाँ पे होता क्या है, ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं हम सेविंग्स? आजकल हमारे पास फीचर आ रहा है कि अपने आप हम SIPs में इन्वेस्ट कर दें और हर महीने अपने आप हमारे अकाउंट से 2000 लेट सपोज कट देते, ठीक है। तो वो हमारा इकट्ठा हो के सेव हो रहा है, तो दैट मीन्स हमारी सेविंग्स जो है वो ऑटोमेट हो रही है, राइट। नेक्स्ट इज सेव फॉर इमरजेंसीज। हमें कुछ पोर्शन जो है वो इमरजेंसीज के लिए भी सेव करना है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें सोच समझ के। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट भी होती है जिसमें हमें टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते, जैसे कि इक्विटी लिंक सेविंग प्लान्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिव विद इन मीन्स, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, वैसी वाली बात हो जाती है यहाँ पे। लिव विद इन मीन्स जितना इनकम है हमें उतना ही खर्च करना चाहिए। अवॉइड इम्पल्स बाइंग, मतलब हमें जो भी फालतू का खर्चा है, बिना सोचे समझे जो हम खर्चा करते हैं वो नहीं करना चाहिए, राइट। अभी इम्पल्स बाइंग कब होती है? फॉर एग्जाम्पल तुम किसी ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हो,
अब तुम चेकआउट के टाइम वहां पे देखते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे होते हैं छोटे छोटे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, दैट इज इम्पल्स बाइंग। वो स्टोर की एक टेक्निक होती है ताकि आप इम्पल्स बाइंग करो, राइट? वो हमें नहीं करना है। नाइन्थ इज स्टे ऑर्गेनाइज्ड। हमें ऑर्गेनाइज्ड रहना है, हमें बजट के हिसाब से चलना है, एंड हमें कोई भी फालतू का खर्चा नहीं करना है। एंड लास्टली, अगर हमें नहीं आती ये सारी चीजें तो हम एक प्रोफेशनल हेल्प भी सीख कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हम किसी सीए के पास जा सकते हैं या किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जा सकते हैं ताकि वो हमें ये सारी चीजें समझा सकें, राइट? नेक्स्ट इज सेटिंग अलर्ट्स एंड मेंटेनिंग सफिशिएंट फंड्स फॉर फिक्स्ड कमिटमेंट्स। तो हम अलर्ट कैसे सेट कर सकते हैं, या फिर हम स्पेसिफिक जो है फंड्स कैसे अलग से रख सकते हैं हमारे फिक्स्ड कमिटमेंट के लिए। अब हो सकता है हमारे कुछ फाइनेंशियल गोल्स ऐसे हैं, कुछ ऐसी डेडलाइंस है जो हमें मीट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए ताकि हम उसकी पेमेंट कर सकें। हो सकता है हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, राइट? सबसे सिंपल एग्जांपल मैं दे रही हूँ, हमें करना है इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट। अब हमें पता है कि हमें वो 15 जनवरी लेट सपोज हमें पे करना है, तो उससे पहले पहले मुझे अपने पास फंड्स सफिशिएंट रखने हैं ताकि मैं ये बिल पे कर सकूं, राइट? हम मुझे डेडलाइन का जो है वो ध्यान रखना है कि डेडलाइन मेरी 15 जनवरी है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलर्ट सेट करना पड़ेगा। आजकल क्या होता है, जो भी हमारे डिजिटल पेमेंट्स ऐप हैं उसमें हमें ऑलरेडी अलर्ट्स आ जाते हैं, राइट? उसके अलावा हम अलर्ट भी सेट कर सकते हैं, फोन जो अलार्म्स है वो सेट कर सकते हैं, कैलेंडर पे मार्क कर सकते हैं ताकि हम अपने ट्रैक पे रहें और हमें रिमाइंडेड रहे कि हमें ये पेमेंट्स करनी है, राइट? इंपॉर्टेंट डेडलाइंस को मीट करना है। सफिशिएंट फंड्स मैनेज करना फॉर फिक्स्ड कमिटमेंट्स लाइक बिल्स, लोन पेमेंट्स, रेगुलर एक्सपेंसेस जैसे कि हमारा रेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, राइट? लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो है टिप्स, कि हम कैसे सफिशिएंट फंड्स को मैनेज कर सकते हैं, कैसे अलर्ट सेट कर सकते हैं। तो पहला तो है रिमाइंडर सेट करो। हमें इंडिविजुअल जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनको रिमाइंडर सेट करने चाहिए फॉर द फिक्स्ड कमिटमेंट। जो कमिटमेंट हमने कर दी है, फॉर एग्जाम्पल हमें हर महीने या हर 6 महीने में रेंट पे करना ही करना है, मॉर्गेज की पेमेंट करनी है, यूटिलिटी बिल पे करने हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है, इनके लिए हमें रिमाइंडर सेट करने चाहिए। ऑटोमेट कर दो पेमेंट्स। कुछ पेमेंट्स ऐसी होती है जो ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से कट जाती हैं ताकि हमारी कोई भी लेट पेमेंट ना हो सके। तो आजकल इस फीचर को हम कहते हैं ऑटो पे। तो ऑटो पे का फीचर हम जो है वो इनेबल कर सकते हैं। बफर मेंटेन करके हमें चलना चाहिए। बफर का मतलब होता है एक्स्ट्रा फंड्स, ठीक है, ताकि हम जो है किसी भी अनसर्टेनिटी को, किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रेस को अवॉइड कर सकें। कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए, कोई भी अनएक्सपेक्टेड खर्चा हमारे पास आ गया, तो हमारे पास इतने सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए कि हम उसको कवर कर सकें, राइट? लास्टली, प्लान अहेड। हमें आगे का सोचना चाहिए, बजटिंग करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बजटिंग ही एक ऐसा तरीका है, क्योंकि बजट मैंने क्या बताया था, बजट इज अ फोरकास्ट। तो हम फोरकास्ट लेके चलते हैं कि हमें अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा आ जाता है, वो भी हम खर्चों में अगर हम लिख दे तो हमारी इतनी इनकम बची है, और उससे हम इन्वेस्ट करके कैसे प्लान कर सकते हैं अपने फंड्स को, ठीक है? इससे होता क्या है, हमारा जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो नहीं होता हमें, और हमारे पास सफिशिएंट फंड्स होते हैं टू कवर हमारे एक्सपेंसेस, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर यूनिट 1।